तो सबसे पहले एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स होती क्या है? अगर हम इसके सिर्फ नाम को डिकोड करें तो एक्सटर्नल मतलब जो एक्सटर्नली सोर्सेज से ली गई हो, एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे फॉरेन सोर्सेज हो गए, फॉरेन सोर्सेज से ली जाने वाली कमर्शियल बोरिंग्स, मतलब फॉरेन से पैसा उठाना, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स। अब उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है हम उसको आगे देखने वाले हैं, बट जो उसका मेन सेंस है दैट इज कि हमने क्या करा है, फॉरेन से पैसा उठाया है। ठीक है, तो इसकी इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या आता है, अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन इंडिया टू फैसिलिटेट द एक्सेस टू फॉरेन मनी बाय इंडियन ऑपरेशंस एंड पीएसयूज। ECBs includes commercial bank loans, buyer credit, supplier credit, securitized instruments such as floating rate and fixed rate bonds, etc. इसके अलावा क्रेडिट फ्रॉम ऑफिशियल एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसीज एंड कमर्शियल बोरिंग फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, विंडो ऑफ मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एडीबी, एएफआईसी, सीडीसी एटसेट्रा। तो अगर इसको डिकोड करा जाए तो मतलब वही निकलता है कि ऐसे कोई भी सोर्सेज या इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो भी इंडियन पार्टीज हैं लाइक एनी पीएसयूज या कोई भी इंडियन एंटिटी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन पैसा लाके दे रहे हैं। ये पैसा किस फॉर्म में आ सकता है, कमर्शियल लोन के फॉर्म में, क्रेडिट बायर्स क्रेडिट के फॉर्म में, सप्लायर क्रेडिट के फॉर्म में, इंस्ट्रूमेंट्स की फॉर्म में आ सकता है। जो ऑफिशियल एक्सपोर्ट एजेंसीज है वो पैसा दे सकते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर से भी क्या कर सकते हैं, पैसा उठा सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ईसीबी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होने वाली हैं उसके ऊपर कौन सी रेगुलेशंस लगेंगी, फैमा की जो हमारे ऊपर क्या लगने वाली है, रेगुलेशंस लगने वाली है फैमा ही, क्योंकि फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है। जहां भी फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी उसके अंदर कौन हेल्प करेगा, उसके ऊपर कौन गवर्निंग करेगा, फैमा 1999 जो एक्ट है वही क्या करने वाला है, गवर्न करने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर जो एक्ट लगने वाला है, एक्ट कौन सा, सेक्शन कौन सा बेसिक लग रहा है, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 का क्लोज डी, सेक्शन 6 का सबसेक्शन 3 का क्लोज डी, इसको हम ऐसे लिखेंगे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 का क्लोज डी ऑफ फैमा क्या है, वो जो ईसीबी के ऊपर लगने वाला है, ईसीबी की प्रोविजंस को क्या करने वाला है, गवर्न करने वाला है। उसके साथ साथ फैमा के साथ साथ कुछ और भी रेगुलेशंस इसके ऊपर वर्क करेंगे। वो रेगुलेशंस कौन कौन सी है, फैमा रेगुलेशन 2000, फैमा रेगुलेशन 2004 एंड फैमा रेगुलेशन 2000, जो अलग अलग नोटिफिकेशंस के द्वारा आई है, क्योंकि जो ऊपर वाली थी वो नोटिफिकेशन नंबर 3 से आई थी और नीचे वाली जो आई है वो नोटिफिकेशन नंबर 8 से आई है। तो विद रिस्पेक्ट टू द फैमा एक्ट ये तीन रेगुलेशंस भी क्या करने वाली हैं, पूरी की पूरी ईसीबी मैकेनिज्म को गवर्न करने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज मेथड ऑफ असेसिंग फंड्स, कि आपने ईसीबी करनी है उसके लिए आप कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हो, कौन कौन सी चीजों से आप पैसा उठा सकते हो। तो ईसीबी के अंदर जो हमने पढ़ा क्या क्या आता है, कमर्शियल लोन्स आ सकते हैं और किसी भी तरीके के लोन्स लाइक बायर क्रेडिट, सप्लायर्स क्रेडिट, सिक्योरिटाइज इंस्ट्रूमेंट, वो फ्लोटिंग रेट वाले भी हो सकते हैं और फिक्स्ड रेट वाले भी हो सकते हैं, कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, नॉन कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स लेते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ ईसीबी। ठीक है, बट उनके अंदर कंडीशंस क्या है कि एक तो वो रिकॉग्नाइज नॉन रेजिडेंट एंटिटीज से आनी चाहिए और जिनकी मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी कितनी होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए। ठीक है, ईसीबी लेने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 ट्रैक्स बनाए गए हैं। 3 ट्रैक्स में बेसिकली क्या करा गया, उनकी मैच्योरिटी के बेसिस पर उन्हें डिवाइड कर दी गई। तो 3 ट्रैक्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, मीडियम टर्म फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड ईसीबी उठा सकते हो, जिनकी एवरेज जो मैच्योरिटी वो कितनी होगी, 3 से 5 साल होने वाली है। इसको हमने नाम दिया ट्रैक 1। सेकंड, आप लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड ईसीबी उठा रहे हो, उसकी जो मैच्योरिटी होगी दैट विल बी 10 ईयर्स। थर्ड, इंडियन रुपी डोमिनेटेड ईसीबी दैट इज 3 और 5 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, 3 तरह की हमने क्या देखे, रूट्स देखे। पहला रूट क्या था, हमने बेसिकली इसको अगर आप समझना चाहो तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इस एक चार्ट की मदद से इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डिपेंड करता है दैट इज करेंसी कौन सी डोमिनेटेड है। ठीक है, अगर तो है इंडियन डोमिनेटेड, ठीक है, तो उसके अंदर तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप जो पैसा उठाओगे उनकी जो मैच्योरिटी है वो कितनी हो सकती है, 3 to 5 ईयर्स हो सकती है। ठीक है, अगर वो है फॉरेन करेंसी डोमिनेटेड, ओके, तो उसके अंदर आपको ना 2 ऑप्शंस मिलती हैं। एक है आपके पास लॉन्ग टर्म उठाने के लिए और एक है आपके पास मीडियम टर्म उठाने के लिए। जो तो होगा आपका मीडियम टर्म दैट विल बी 3 to 5 ईयर्स ओनली, एंड जो आपका लॉन्ग टर्म होगा उसकी मैच्योरिटी कितनी होगी, 10 ईयर्स होगी। तो जो लॉन्ग टर्म वाला है दैट इज ट्रैक 2, मीडियम टर्म वाला इज ट्रैक 1 एंड इंडियन डोमिनेटेड वाला इज ट्रैक 3। तो इन 3 ट्रैक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ईसीबी से पैसा उठा सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 रूट्स। इन 3 रूट्स को हमने याद करके रखना है क्योंकि इनके बेसिस पर हम आगे इनकी लिमिट्स, इनमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका पैसा कहाँ लग सकता है, उन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो होते क्या है, इंडियन कंपनी डोमिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं
बट वो बॉन्ड्स किसके अंदर डोमिनेट होते हैं, फॉरेन करेंसी के अंदर डोमिनेट होते हैं, तभी इनका नाम क्या है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ऐसे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो क्या है, फॉरेन करेंसी के अंदर डोमिनेटेड है, एंड उनका अगर फॉरेन करेंसी में डोमिनेटेड है तो पेमेंट उसके अंदर किसके अंदर की जाएगी, फॉरेन करेंसी के अंदर ही उनकी पेमेंट की जाएगी। ठीक है, जो भी एफसीसीबीज इशू होते हैं वो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड ऑर्डिनरी शेयर स्कीम 1993 के अंदर क्या करे जाते हैं, इशू करे जाते हैं। ये भी क्या होता है, ईसीबी का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे प्रेफरेंस शेयर चाहे वो नॉन कन्वर्टेबल हो, चाहे ऑप्शनली कन्वर्टेबल हो, चाहे पार्शली कन्वर्टेबल हो, ठीक है, और उनके फंड्स अगर हमें कब रिसीव हुए हैं, मई 1 2007 के बाद रिसीव हुए हैं, तो उन्हें हम क्या मानेंगे, डेट मानेंगे, इक्विटी नहीं मानेंगे। अगर उन्हें डेट मान लिया तो क्या बन जाएगा, बेसिकली वो ईसीबी पॉलिसी का हमारे पार्ट बन जाने वाले हैं। तो अगर वो डेट बन गया तो ईसीबी पॉलिसी का पार्ट बन गया, एंड अगर वो ईसीबी पॉलिसी का पार्ट बन गया तो जो भी ईसीबी के ऊपर नॉर्म्स लगते हैं, लाइक एलिजिबल बोवर्स कौन होंगे, रिकॉग्नाइज लेंडर्स कौन हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो भी क्या होंगे, प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर भी अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं वो बेसिकली इसमें किए जाते हैं रुपीज के अंदर डोमिनेट होते हैं, क्योंकि इंडियन कंपनीज इशू कर रहे हैं तो वो डोमिनेटेड इन रुपीज में होते हैं। तो उसके ऊपर जब हम अपना रुपी इंटरेस्ट लेंगे, रुपी इंटरेस्ट कौन सा लेंगे, जो लिबोर हमने पढ़ा था, लंदन बैंक जो इशू करता है, लंदन लिबोर रेट प्लस द स्प्रेड, जितना भी परमिसेबल स्प्रेड है अकॉर्डिंग टू द मेच्योरिटी, उसके बेसिस पे क्या करा जाएगा, रुपी इंटरेस्ट निकाला जाएगा। ठीक है, चौथा जो हमारे पास सोर्स आता है दैट इज एफसीईबी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड। फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड इज ऐसा बॉन्ड जो डोमिनेटेड तो क्या है, फॉरेन करेंसी के अंदर है, जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट किस में पे होगा, फॉरेन करेंसी के अंदर ही पे होगा। ठीक है, बट आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, किसी और कंपनी के शेयर्स के अंदर भी कन्वर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो जो कंपनी ने इशू करे उसको बोलते हैं इशूइंग कंपनी। जिस कंपनी के शेयर में कन्वर्ट करवाया जा सकता है उसको बोलते हैं ऑफर्ड कंपनी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको समझना चाहें, लेट इट बी एक कंपनी है ए एंड सेकंड कंपनी इज बी। ओके, तो कंपनी ए हमारे पास क्या है, कंपनी ए ने क्या करा, अपने ना बॉन्ड्स इशू करे, जो भी हमने पढ़ के आए, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स इशू करे टू द पर्सन, लेट इट बी एग्जांपल ले लेते हैं एबीसी को। ठीक है, पर्सन एबीसी है, उसको क्या करे, इसने बॉन्ड इशू करे, डोमिनेटेड किसमें है, फॉरेन करेंसी के अंदर इशू है, जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट होगा वो भी किसके अंदर पे होगा, फॉरेन करेंसी के अंदर ही पे होगा। बट जो ये पर्सन एबीसी है, इसके पास एक ऑप्शन होगी कि ये चाहे तो क्या कर सकता है, इसको इन बॉन्ड्स को कन्वर्ट करवा सकता है इन द इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी। तो ये क्या बन गया, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, इसके अंदर जो कंपनी ए हुई जिसने बॉन्ड्स इशू करे थे उसको हम बोलेंगे इशूइंग कंपनी, एंड जिस कंपनी के शेयर्स के अंदर कन्वर्जन की जा रही है उसको हम बोलेंगे ऑफर्ड कंपनी। कि इस कंपनी के शेयर में आप क्या कर सकते हो, आपको ये ऑफर दिया गया, बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इस कंपनी के शेयर में शेयर्स के अंदर अपने आप को क्या करवा सकते हो, कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, तो जो भी एफसीबीज इशू करे जाएंगे उनके ऊपर कौन सी स्कीम लगेगी, इशू ऑफ फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड स्कीम 2008। तो हमारे पास बेसिकली 4 सोर्सेज है। 4 सोर्सेज कौन से, एक तो आप कमर्शियल लोन्स के फॉर्म में ले सकते हो, उसके लिए आपको 3 ट्रैक्स दिए गए हैं कि किस किस ट्रैक में आप पैसा उठा सकते हो। सेकंड, आप फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। थर्ड, आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकते हो, एंड लास्ट में आप क्या इशू कर सकते हो, फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स अपने पास इशू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे वो 4 सोर्सेज। उसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं जो ईसीबी से रिलेटेड है, जो आगे हमें क्या करने वाली है, काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले ऑल इन कॉस्ट। ऑल इन कॉस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मीनिंग है जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था कि ऑल इन कॉस्ट जब हम नॉर्म्स पढ़ रहे थे कि आप किस किस तरीके से लोन इशू कर सकते हो, उसके अंदर हमने ऑल इन कॉस्ट बेसिकली क्या पड़ता है, ऐसा इंटरेस्ट जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूड कर दिया गया, जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट फीस सब कुछ आपने इंक्लूड कर दिया, वो बनता था लोन का ऑल इन कॉस्ट जो वैल्यू थी, जो हमने कहा था कि आपको क्या करना है, जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके ऊपर उस चीज को डिस्क्लोज करना है। इन कनेक्शन विद ईसीबीज, ऑल इन कॉस्ट का मतलब ऐसी कॉस्ट जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, अदर फीस आ गई, एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, चार्जेस आ गए, एंड कोई भी गारंटी फीस चाहे वो फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट हो रही हो चाहे इंडियन रुपीज में पेमेंट हो रही हो, आपने क्या कर दिया उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। बट इसके अंदर आप कोई भी कमिटमेंट चार्जेस, किसी भी तरह के प्रीपेमेंट चार्जेस एंड किसी भी तरीके के विद होल्डिंग टैक्स जो आईएनआर के अंदर पेमेंट पेड है उसको आप क्या करोगे, इंक्लूड नहीं करोगे। तो बट अगर आप बाकी चीजों को जो हमने 5 चीजों पर देखी उनको इंक्लूड करके इन चीजों को एक्सक्लूड कर दोगे तो क्या आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ऑल इन कॉस्ट की आपके पास वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक है, ये तो बात हुई फ्लोटिंग रेट के केस में। इन केस ऑफ फिक्स्ड रेट लोन्स, तो जो भी आपका स्वैप होगा, स्वैप के अंदर आप जो अपना स्प्रेड डाल दोगे वो क्या बन जाएगी, आपको ऑल इन कॉस्ट बन जाएगी। बट जो स्वैप कॉस्ट प्लस स्प्रेड है वो आपके जो फ्लोटिंग रेट प्लस द एप्लीकेबल स्प्रेड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बेसिकली आपने फ्लोटिंग रेट निकाला, उसके अंदर जितना आपने स्प्रेड ऐड करा है
उतना ही आपका जो जो आपका नेट रेट आएगा उतना ही रेट आपका फिक्स्ड रेट प्लस स्वैप करके आना चाहिए, स्वैप प्लस स्प्रेड करके आना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑल इन कॉस्ट। सेकेंड हमारे पास जो मीनिंग आता है दैट इज क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव बेसिकली क्या हुआ, जो क्लोज रिलेटिव की डेफिनेशन है वो हमें सेम उठाने के लिए कही गई है जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कही गई है। तो क्लोज रिलेटिव एज पर कंपनीज एक्ट 2013 होता क्या, सो जो रिलेटिव की डेफिनेशन है वो किसमें दी गई है, रूल 4 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014 के अंदर। उसके अंदर पर्सन के अंदर बेसिकली कौन कौन आता है, एक पर्सन, उसका स्पाउस मतलब उसकी वाइफ या हस्बैंड केस टू केस रिलेटेड। सेकंड उसके फादर एंड मदर, उसका सन एंड सन की वाइफ, उसका डॉटर एंड डॉटर की हस्बैंड, डॉटर का हस्बैंड, उसके ब्रदर एंड सिस्टर, स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर। एंड अगर एचयूएफ का केस है तो एचयूएफ के केस के अंदर जो भी उसके मेंबर्स हैं वो क्या होंगे, उसके रिलेटिव्स माने जाएंगे। ठीक है, तो पर्सन की डेफिनेशन में बेसिकली कौन कौन आया, पर्सन उसका खुद का हस्बैंड या वाइफ, उसका स्पाउस, मदर फादर, ठीक है, आगे उसके बच्चे लड़का लड़के की वाइफ, लड़की का हस्बैंड, उसके भाई बहन, एंड अगर वो उसी केस में स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सन, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर्स। ठीक है, और एचयूएफ का केस है तो उसके अंदर क्या आ जाएंगे, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आ जाएंगे। तो ये क्या होती है, हमारे पास पर्सन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 ब्रांच। ठीक है, तो कोई भी ऐसी ब्रांच जो ईसीबी बोरोवर है उसने क्या करिए, जो भी अपनी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स हम आगे पढ़ने वाले कौन कौन सी है, उन सबको मीट करने के लिए जो भी अपना बैंक उसको डेजिग्नेट करा जाएगा कि आपने इस बैंक के थ्रू आपने क्या करनी है, पूरी की पूरी कम्युनिकेशन देनी है, पूरी सभी चीजों की रिपोर्टिंग देनी है। तो जो भी आपको बैंक डेजिग्नेट कराएगा उसको क्या बोला जाएगा, डेजिग्नेटेड ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 बैंक बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज फॉरेन करेंसी होल्डर। फॉरेन करेंसी होल्डर का मतलब बेसिकली कोई भी डायरेक्ट फॉरेन एंटिटी होल्डर विद मिनिमम 25% डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग बाय द लैंडर इन द बोरोइंग एंटिटी। सेकंड, इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डर विद मिनिमम इनडायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग ऑफ 51% एंड ग्रुप कंपनी विद द कॉमन ओवरसीज पेरेंट। ठीक है, तो इस 3 पॉइंट से तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जो सी पॉइंट हुआ, ग्रुप कंपनी है, ठीक है, उनका अगर जो पेरेंट है वो ओवरसीज में एंड वो एक ही जैसे सपोज 2 कंपनीज थी, दोनों का जो पेरेंट कंपनी है वो ओवरसीज में है तो वो क्या बोला जाएगा, फॉरेन इक्विटी होल्डर बोला जाएगा। सेकंड, ठीक है, जो भी सपोज कंपनी बोरोइंग कर रही है उसकी इक्विटी में अगर 25% उसकी डायरेक्ट इक्विटी की होल्डिंग है तो क्या बोला जाएगा, वो फॉरेन इक्विटी होल्डर है। एंड अगर इनडायरेक्ट फॉरेन होल्डिंग है तो उसके अंदर उसकी होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 51% होनी चाहिए। इसको हम ऐसा समझते हैं, हमने बेसिकली 3 पार्ट करे। फर्स्ट वन वाज कि जो कंपनी बोरो कर रही है, लेट इट बी कंपनी ए क्या कर रही है, बोरो कर रही है फ्रॉम बी। ठीक है, बी अगर क्या करता है 25% ऑफ इक्विटी बोरिंग कंपनी की क्या करता है, होल्ड करता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन इक्विटी होल्डर बोलेंगे। डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर विद मिनिमम 25% डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग बाय द लैंडर इन द बोरोइंग एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर ये यही केस है बट जो इक्विटी है वो डायरेक्ट ना होगी, क्या है, इनडायरेक्ट, तो उस केस में जो 25% है वो चेंज होगा, कितना हो जाएगा, 51% हो जाएगा। थर्ड हमारे पास केस आता है पेरेंट कंपनी के जो वो है जो ग्रुप कंपनी है उनका जो पेरेंट है वो क्या है, ओवरसीज के अंदर एंड वो कॉमन पेरेंट है, तो क्या बोलेंगे कि उसकी जो वो क्या है, फॉरेन इक्विटी होल्डर है उस कंपनी का। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है दैट इज इंडियन एंटिटी। इंडियन एंटिटी मतलब कोई भी ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी फर्म जो इंडिया के अंदर है उसको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिकली इंडियन एंटिटी का नाम हमने दिया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जॉइंट वेंचर अब्रोड। जॉइंट वेंचर मतलब कोई भी ऐसी फॉरेन कंसर्न वो रजिस्टर्ड हो या इनकॉर्पोरेट कहां करी हो, फॉरेन करेंसी के फॉरेन कंट्री के अंदर आपने इनकॉर्पोरेट करी है एंड उसके साथ क्या कर रहे हो, आप जॉइंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसके साथ मिलकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, जॉइंट वेंचर अब्रोड बोला जाएगा। जॉइंट वेंचर का मतलब बेसिकली जब 2 कंपनीज मिलकर कुछ प्रोजेक्ट में हेल्प करती है। अब्रोड मतलब जब ये चीज कहां करी जा रही है, फॉरेन के अंदर करी जा रही है, दैट इज जॉइंट वेंचर अब्रोड। नेक्स्ट हमारे पास आता है होली ओन्ड सब्सिडरी अब्रोड। होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब कोई भी ऐसी फॉरेन कंसर्न जो रजिस्टर्ड फॉर्म या इनकॉर्पोरेट का हुई है, फॉरेन करेंसी में हुई है एंड उसकी सारी की सारी कैपिटल कौन ओन करता है, इंडियन एंटिटी ओन करती है। ठीक है, अब्रोड का मतलब फॉरेन कंट्री में होने वाली चीजें। होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब ऐसी सब्सिडरी जिसको हम क्या करते हैं, 100% तरीके से ओन करते हैं। ठीक है, तो अगर वो सब्सिडरी बाहर फॉर्म हुई है तो वहां के लॉस लगने वाले हैं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है जिसके हम पूरी की पूरी इक्विटी ओन करते हैं तो वो हमारी क्या बन जाएगी, होली ओन्ड सब्सिडरी